और एक बार फिर से आपको सीधे बारामती लिए चलते हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अंतिम विदाई दी जा रही है अजीत पवार को, अजीत दादा को। जो तमाम रिचुअल्स हैं उन्हें यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। साथ ही साथ दिग्गज भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपको शरद पवार नज़र आ रहे हैं, नितिन गडकरी नज़र आ रहे हैं, अजीत पवार के बेटे, उनकी पत्नी इन तस्वीरों में नज़र आ रही हैं। ये अंतिम विदाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी के साथ हज़ारों लाखों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। कोई साइकिल से, कोई बाइक से, कोई ट्रैक्टर से, जैसे हो सका हर किसी ने कोशिश की है कि वो इस अंतिम सफ़र में ज़रूर पहुँचे, उनके अंतिम विदाई उनको देने के लिए। इससे पहले आपने देखा गार्ड ऑफ ऑनर अजीत पवार को दिया गया है, तिरंगे से लिपटा उनका पार्थिव शरीर, और उसके बाद वो तिरंगा पूरे सम्मान के साथ उनके बेटे को दिया गया है। और अब मुखाग्नि यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को दी जाएगी और ये वो अंतिम सफ़र होगा जिसे लौटकर कोई नहीं आता है। जो एक बार इस सफ़र पर चला जाता है फिर वो कभी लौट कर नहीं आता, रह जाता है तो यादों में इन कार्यकर्ताओं की। आपको गृह मंत्री अमित शाह भी इन तस्वीरों में फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं अपने अजीत दादा को अंतिम बार देखने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत यहां पर पहुंचे हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। ये विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड से तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वो लोग नज़र आ रहे हैं जो अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे हैं। सुनील जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, ये पल, ये क्षण बहुत भावुक करने वाला है, सिर्फ पवार परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरी महाराष्ट्र के जनता के लिए। और इसी के साथ जो लास्ट रिचुअल्स हैं वो भी पूरे किए जा रहे हैं। और इस सफ़र पर अब जा रहे हैं अजीत पवार, जहां से वो लौटकर कभी नहीं आएंगे। ये 3 दशक से ज्यादा उन्होंने जिस प्रदेश की जनता की सेवा की हो, जिस प्रदेश की जनता के साथ वो जुड़े रहे हों, अधिकतर वो सत्ता में रहे हों, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जुड़ाव तो होता ही है। बिल्कुल। जो उनका समन्वय अपने कार्यकर्ताओं के साथ था, जनता के बीच में था, दूसरी पार्टी के नेताओं के बीच में भी था। कई बार दूसरी पार्टी के नेताओं को उनके घर बैठे हुए देखा, चाहे विपक्ष में तीखी प्रतिक्रिया रही हो। ऐसी स्थिति में आंखें हर व्यक्ति की नम होना स्वाभाविक है। इतने मौसम खराब के बावजूद भी यदि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं तो निश्चित तौर से ये उनका प्यार ही है। बहुत सारे दृश्य ऐसे आ रहे हैं कि जो रो रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे, जैसे घर घर का कोई सदस्य चला गया हो, बिल्कुल। इस तरीके के दृश्य वहां दिखाई दे रहे हैं। तो ये निश्चित तौर से उनकी जनसेवा जो उन्होंने की उसका ही प्रतिफल है। ये कितनी बड़ी बात है ना सुनील जी, कि वो लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब हम अनाथ हो गए हैं। ये बारामती की जनता कह रही है। कि मैंने एक अभी दृष्टांत अपना सुनाया। निश्चित तौर से जो व्यक्ति उनके संपर्क में आया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि उनकी टेबल पर समाधान है तो समाधान है, और उस समाधान के बदले उन्होंने कभी कुछ चाहा नहीं। अधिकतर नेता सेवाएं करा लेते हैं, कोई काम करना होता है तो कुछ ना कुछ मांग लेते हैं दाएं बाएं से। वो मैंने अजीत पवार में नहीं देखा। बताइए, एक बड़ा प्रकरण था जिसका समाधान पुलिस कमिश्नर के पास भी नहीं था, वो समाधान उन्होंने आधा मिनट में कर दिया। तो इसका मतलब पुलिस कमिश्नर उस समय, पुलिस कमिश्नर होता है, लेकिन उनके पास समाधान नहीं है और अजीत दादा के पास समाधान है। तो मैंने समझा कि नहीं, ऐसे ही थोड़ी दादा कहते हैं, बड़ा भाई ऐसे ही नहीं उनको मानते। एक बार जब मेरी दूसरी या तीसरी बार मुलाकात थी तो मैंने शिवसेना के बड़े नेताओं को उनके यहाँ बैठे देखा, और उनका नेताओं का पहुंचने का तात्पर्य वही था कि कोई समस्या थी। तो ऐसी स्थिति में
जिसके पास सारे समाधान हो, और समाधान नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मैं देखूंगा करूंगा, नहीं है तो नहीं है, कहीं और जगह आप देख लीजिए, इसका समाधान मेरे स्तर से नहीं हो पाएगा। दूसरी पकड़ बहुत अच्छी थी हर विभाग में उनकी, और हर विभाग में इसलिए थी कि जब शरद पवार जी मुख्यमंत्री रहे तो अधिकतर वो काम सारे वही देखा करते थे, चाहे वो पार्टी से संबंधित हो और अधिकतर सरकार से संबंधित हो। दूसरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लगभग 5 लाख से ज्यादा जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और उस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ भी थी और इसीलिए हमने उनके आगे का सफ़र देखा किस तरीके से, जब वो आगे बढ़े तो फिर पीछे कभी उन्होंने लौट कर नहीं देखा। मैं आपके पास, आंखें नम है, मन भारी है और शरीर लोगों का कांप रहा है, और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि अजीत दादा, आपको हमेशा याद किया जाएगा, आपको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जो काम आपने बारामती के लिए किया है उसके लिए आप हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। ये बारामती से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब अंतिम विदाई दी जा रही है अजीत दादा को। तमाम वहाँ पर नेता पहुँचे हैं, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे वहाँ पर पहुँचे हैं, उद्धव ठाकरे पहुँचे हैं, शरद पवार तो पहले ही पहुँच चुके थे, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, गृह मंत्री, सीएम, इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष, तमाम ऐसे नेता। और सुनील जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, जो लोग हैं उनकी अगर हम बातें सुने, क्योंकि ये जो प्यार है, एक तरफ परिवार है, परिवार तो अपना ही होता है, लेकिन अगर वो लोग आपको अपना परिवार समझे जिनके लिए आप काम करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा नेता हजारों सालों में पैदा होता है। अगर हम दूसरी पार्टी के नेताओं की बात करें, कांग्रेस के एक नेता ये कहते हैं कि अजीत पवार एक ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो काम कर कर दिखाते थे। देखो, लोग राजनीति में नेताओं के पास कब जाते हैं? जब ब्यूरोक्रेट्स उनके नहीं सुनते, पुलिस उनके नहीं सुनती। छोटे छोटे काम होते हैं, बहुत बड़े काम नहीं होते जनता के। नगर पालिका में नहीं सुन रहा है, नगर निगम में कोई नहीं सुन रहा है, चौकी पे नहीं सुन रहा है, थाने पे नहीं सुन रहा है, और इसी समाधान के लिए वो नेताओं के पास जाते हैं। कभी कभी मैंने राजनीतिक करियर में देखा लोगों के, और समझा कि वो ब्यूरोक्रेट से मना करते थे, काम करना ही नहीं है, जनता मेरे पास आए, और जब मैं कहूंगा तभी उसका समाधान होगा। ऐसा महाराष्ट्र में अजीत पवार ने जो भी जनता के लिए किया, ये तो एलोपैथिक दवा है, तत्काल लोगों को निस्तारण चाहिए, समस्या का समाधान चाहिए। ये तो है नहीं कि आज गया और ठीक है देखेंगे करेंगे। यह तो वहां कोई व्यक्ति अजीत पवार से जुड़ा, कांग्रेस की सरकार, बरसों से देश में कांग्रेस की सरकार, या तो कांग्रेस से बगावत करके कोई राजनीतिक दल बने और वो सत्ता तक पहुंच जाए, तो ये बड़ा करिश्मा है। ममता बनर्जी तो अब मुख्यमंत्री बनी है बगावत करके, शरद पवार तो तत्काल तभी मुख्यमंत्री बन गए थे बगावत करके, नई पार्टी बना करके। तो ऐसी स्थिति में जनता का भरोसा, जनता का विश्वास, कार्यकर्ताओं का भरोसा विश्वास, यही तो सब कुछ जीता था अजित पवार ने। और जब शरद पवार ने अपनी एक आत्मकथा लिखी, और उन्होंने क्या जीता है सुनील जी, ये एक तस्वीर इस वक्त सीधा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये साफ नजर आ रहा है कि जहां तक नजरें जा रही हैं, जहां तक, वहां तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। जो विद्या प्रतिष्ठान का मैदान है इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सड़क पर लोग साइकिल से, बाइक से, ट्रैक्टर से, गाड़ी से, जो उनके पास वाहन थे, जो उनको मिला, वो उसमें सवार होकर आए हैं, और हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। महिलाएं कह रही हैं कि बारामती में इतना काम किया था कि रात को भी अगर हम वहां से निकलते थे तो खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये प्यार है, और ये प्यार हर नेता को नहीं मिलता। देखिए, जिस प्यार की आप बात कर रही हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है तो उसमें दूसरे का जिक्र बहुत ना के बराबर होता है। शरद पवार ने अपने ऊपर आत्मकथा लिखी और पहला संस्करण 2017 में आया। उस आत्मकथा में कई पन्ने, एक आध लाइन नहीं, एक आध पन्ने नहीं, कई पन्ने शरद पवार की कहानियों से के जिक्र है उसमें। और दूसरा संस्करण 2023 में आया। या तो उन दो आत्मकथाओं को आप पढ़ लेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति को आप समझ जाएंगे। आत्मकथा शरद पवार की है
शरद पवार अपनी खुद लिख रहे हैं, लेकिन उस आत्मकथा में अधिकतर जिक्र अजीत पवार का है। तो ये जो सब कुछ, और वो सच्चा है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि उसमें कोई बना के बनावटी कुछ लिखा गया है। वो किस्से हैं जो जन जन के लोग जानते हैं। आप ही बताइए, 5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो किसानों की, और वहां सारा सिस्टम अजीत पवार का। तो ये वही लोग जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये वही प्यार उमड़ रहा है उन लोगों का जिन्होंने 3 दशक तक अजीत पवार ने लोगों के लिए काम किया। और आप देखिए, सुबह ही सुबह निकल जाना, सुबह लगभग 6, 6:30 बजे तक तैयार हो जाना, सारा कुछ नहा धो करके पूजा पाठ करके आप तैयार हो गए, फिर पब्लिक के बीच आप बैठे हुए हैं। और इसमें भी आप देखिए, बहुत से लोग राजनीति करते हैं, लेकिन परिवार के साथ जुड़ाव आप देखिए। पत्नी ने उनकी ने कभी भी फोन किया हो तो ऐसा नहीं है कि वो नॉट रीचेबल रहे होंगे। ये महत्वपूर्ण है। नॉट रीचेबल का मतलब ये नहीं है कि स्विच ऑफ करके बैठे हैं, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। अधिकतर नेता करते हैं ऐसा। 24 घंटे उनका मोबाइल ऑन, 24 घंटे उपलब्ध। यदि वो सो भी रहे हैं तो उनका मोबाइल को संभालने की जिम्मेदारी उनके पीएस पे है। कि रात को भी फोन आएगा तो आप उठाएंगे और समाधान आप करिए। कोई महत्वपूर्ण ज्यादा है जो मेरे स्तर से ही समाधान हो रहा है, तो आप झिझकिएगा मत, मुझे उठाइएगा। ये बात बहुत बड़ी बातें होती है। ये नहीं कि सुबह मुझे जल्दी बताइएगा। या तो कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, तो तत्काल बेझिझक आप मुझे उठा सकते हैं रात। और तमाम मेरी नेताओं से बात हो रही है, कार्यकर्ताओं से बात हुई है, मतलब रात को भी यदि आप फोन कर रहे हैं तो उसका समाधान है। जैसे एक लाइन होती है ना सरकार की कि 24 घंटे आप शिकायत कर सकते हैं, 24 घंटे समाधान मिलेगा यहां से। वो अजीत पवार के यहां था। जो लोग पीएनटी पे फोन करते थे, टेलीफोन पर, उनका बाकायदा रजिस्टर तैयार होता था कि इस गांव से इस व्यक्ति का फोन आया है और ये समस्या है। और जब शाम को लौटते थे या दूसरे दिन उनको समय मिलता था, और तो रजिस्टर चेक कर करके खुद फोन करते थे उनको वो, कि ये आपका समाधान कर दिया गया है। खुद, मतलब कार्यकर्ता नहीं, खुद फोन करते थे। मतलब अपने तो एक-एक ये कार्यकर्ता को तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, अपने वहाँ के लोगों को, एक-एक व्यक्ति को, उनके चेहरे से वो पहचानते होंगे। नहीं, बिल्कुल 3 दशक कम नहीं होते हैं। और बिल्कुल। 3 दशक के बाद आप देखेंगे ना कि जब जुड़ रहे हैं, उन्हें इस गांव से इस व्यक्ति का फोन आया है, तो वो समझ जाते थे कि ये वो व्यक्ति है, और लौट के फोन कर रहे हैं वो उसको। एक बार मैं ऐसे ही था उनके आवास पर, इसलिए मुझे किस्सा पता है। तो उन्होंने मेरे सामने रजिस्टर को मंगाया, बोलो कितने लोगों के कॉल आए हैं। तो हमने, ये क्या है? हुँ, तो उन्होंने कहा जो लोग बहुत दूर दराज के लोग हैं, नहीं आ सकते हैं, हुँ। तो वो अपने बूथों से जाकर के एसटीडी जो हुआ करती थी उस समय, उससे वो फोन करते थे कि ये सारी चीजें हैं। तो उसी एसटीडी को लौट के फोन होता था। उनके नंबर नोट करा दीजिए। तो पहले तो वही एसटीडी वगैरह चलती थी, या एक गांव में एक फोन है उस सारे लोगों से। तो अब एक गांव में एक फोन है तो सबको पता चल जी। जाएगा ना लौट के जब फोन आएगा, हुँ, तो कि हुँ, उस हुँ। राम सिंह को बता दीजिएगा कि उनका समाधान हो गया है। तो जिसका एक फोन, जिसके यहाँ लगा होता था फोन, वो बताता था कि नहीं, राम सिंह का आ गया, अजीत और ये पवार के यहाँ कितनी से बड़ी फोन आया। बात है सुनील जी, कितनी बड़ी बात है कि एक-एक व्यक्ति को फ़ोन करके पूछना कि आपकी समस्या का हल हुआ या नहीं, नहीं हुआ तो समस्या का हल जल्द हो। आप बने रहिएगा, मैं आपके पास फिर से लौटूँगी।